हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग परमाणु संरचना शुरू कर चुके थे, लेकिन सिलेबस हमारा 30% कटा है, तो जिसके कारण कुछ टॉपिक हमको नहीं पढ़नी है। परमाणु संरचना में हमको कुछ टॉपिक नहीं पढ़नी, जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम लोग आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, उसके बाद थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, लेकिन यह सब अब सिलेबस में नहीं रहा। तो यह सिलेबस में नहीं रहा तो शुरू हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोगों को शुरू किया जाएगा बोर के परमाणु मॉडल से। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बोर के परमाणु मॉडल से। तो बोर का परमाणु मॉडल क्या है? चूँकि देखिए, जब परमाणु संरचना का विकास हो रहा था, यानी कि वैज्ञानिक परमाणु के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसकी संरचनाओं के बारे में बता रहे, तो ढेर सारी खामियां निकली। तो जो पहले पुराने मॉडल थे, उनमें जो कमियां थी, उनको नए मॉडल के द्वारा दूर किया गया। लेकिन हमको उधर बात नहीं करनी, हमको शुरुआत कहाँ से करना है? बोर के परमाणु मॉडल से। तो सीधे हम लोग आते हैं बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल। देखिए, बोर के परमाणु मॉडल में यह बताया गया, इसमें पहली पॉइंट, जो परमाणु होता है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। पहली बात बोर ने क्या बताई कि यह हमारा नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? यह नाभिक है, यह कक्षा है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है। ठीक, पहला नियम समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे। दूसरे में हम लोग यह बताएंगे कि नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। जैसे यह 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ढेर सारी वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं। लेकिन क्या सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे केवल एक कक्षा दिख रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है। और दूसरी बात इसी में यह है कि जो निश्चित कक्षाओं में घूमता है, इसमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। जैसे कोई भी कण जब गति करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, परंतु परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूमता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। 2 पॉइंट। पहला, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमता है। दूसरी पॉइंट में हमने बात करी कि अनेक जो है वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में नहीं घूमता, कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है। और यह जो कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन किए बिना घूमता है, कोई भी ऊर्जा नहीं लगती। अब हम तीसरी पॉइंट की बात करेंगे। तो तीसरी पॉइंट हमारी है, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन केवल उन कक्षाओं में ऊर्जा का बिना उत्सर्जन किए घूमते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होता है, ऐसा किसने बताया? बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया। बोर के परमाणु मॉडल में बताया गया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूम रहे हैं, तो क्यों घूम रहे हैं? जबकि ऐसा है कि कोई भी कण गति करता है तो ऊर्जा उससे उत्सर्जित होती है। लेकिन बोर ने बताया कि जब वृत्तीय गति हो रही है, वृत्तीय गति हमारी हो रही है, तो इसमें कोणीय संवेग, क्या चीज़? कोणीय संवेग कितना हो जाए? h/2π के पूर्ण गुणित हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक, इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग देख लेते हैं। 3 पॉइंट हमको याद हो जाएंगी। पहला,
इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा, नाभिक के चारों ओर ढेर सारी या अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव है, परंतु सभी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ठीक, और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनमें ऊर्जा का बिना उत्सर्जन किए हुए घूमते हैं। और ऊर्जा का उत्सर्जन क्यों नहीं होता? बोर के अनुसार कि जब जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होगा, तो ऊर्जा का कोई उत्सर्जन नहीं होगा। अब इनके अनुसार जैसे यह हमारी क्या है, यह कक्षा है और यहाँ पे हमारा नाभिक है, हमने नाभिक बना लिया और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो कोणीय संवेग कैसे हम निकालेंगे? कोणीय संवेग निकालने के लिए इस इलेक्ट्रॉन से इस नाभिक के बीच की दूरी जान लेते हैं, जिसको त्रिज्या हम कहते हैं। तो त्रिज्या हमारी क्या होती है? r होती है। और यह जो इलेक्ट्रॉन है यह m सन्नति का होगा। दूसरी चीज़ है कि यह इसका कुछ वेग होगा। ये जो वेग है इसको हम v, वेग को v से डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से इसका कोणीय संवेग यदि निकालना होगा तो कोणीय संवेग हमारा क्या हो जाएगा? mvr। इस कंडीशन में यह इलेक्ट्रॉन है, r इसकी दूरी हो गई, v वेग से घूम रहा है, तो कोणीय संवेग इसका क्या हो गया? mvr। लेकिन बोर ने क्या बताया? बोर ने हमको यह बताया कि जिसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होगा वही जो है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए घूमेगा। तो हम लोग देखते हैं mvr हमारा कोणीय संवेग इस फार्मूले से समझ में आया। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है कोणीय संवेग mvr होगा। तो देखते हैं बोर ने इसमें क्या बताया। बोर ने बताया कि जो mvr है, अभी तो इसको हम केवल प्रतीक से दर्शा रहे हैं, यहाँ पे नंबर होंगे, लेकिन हमको तो फार्मूला सेट करना है ना। तो देखते हैं mvr बराबर, ये कोणीय संवेग है और ये कितना, इसका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होगा। तो इसके बराबर क्या होगा? n इंटू h/2π। ठीक, अब यह जो है mvr यानी जो कोणीय संवेग होगा वह होगा n इंटू h/2π के, जहाँ पे h हमारा जो है यह क्या है? प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक है। यदि हम बात करें तो इसका मान होगा h बराबर 6.6260 गुणे 10 के घाते -27। इसका मात्रक होता है अर्ग सेकेंड। इसका मात्रक क्या होता है? अर्ग सेकेंड होता है। तो यह हमारा क्या है? प्लांक नियतांक है 6.6260 इंटू 10⁻⁻27। यह यच तो हमारा प्लांक नियतांक हो गया, या तो इसको हम केवल क्या लिख दें? नियतांक। यह यच है। यन क्या है? यन एक पूर्ण संख्या है। यन एक पूर्ण संख्या है। यही जो है यन हमारा जब पूर्ण संख्या निकलेगा तभी तो जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन h/2π के तभी बराबर होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तभी क्या करेंगे? वृत्तीय गति करेंगे ऊर्जा का बिना उत्सर्जन किए हुए। तो यह बात समझ में आई कि mvr हमारा क्या है? कोणीय संवेग है। बोर के अनुसार कोणीय संवेग कितना होना चाहिए? h/2π के पूर्ण गुणित होना चाहिए। तो हमने इन दोनों को बराबर कर लिया। तो यह किसने बताया? बोर के परमाणु मॉडल में। अब n जो है एक पूर्ण संख्या है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटम संख्या या ऊर्जा स्तर। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्तर। और आगे हम इसको देखेंगे तो इसको हम लोग क्या कहने लगेंगे? मुख्य ऊर्जा स्तर कहने लगेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि n एक पूर्ण संख्या है जिसको हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। और यही n का मान या ऊर्जा का मान
जैसे जैसे बढ़ेगा कक्षाएं उससे नाभिक से दूर होती चली जाएंगी। जैसे हम देखें, जब इस यन का मान जो पूर्ण गुणित हो रहा है कम है तो कक्षाएं हमारी क्या है, ये हमारा नाभिक हो गया तो इसके नज़दीक हो गई। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी या जैसे यन का मान बढ़ेगा हमारी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे यन बराबर 1 है, यहाँ पे यन बराबर 2, यन बराबर 3, यन बराबर 4। ठीक, इसको हम लोग के, यल, यम, यन के नाम से भी जानते हैं। ये कक्षाएं और आगे बढ़ती जाएंगी। यही बोर का परमाणु मॉडल है। बोर के परमाणु मॉडल में आपने क्या क्या देखा? 3 पॉइंट हमको याद रखनी है। जो पहली पॉइंट थी वह क्या था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। इसके पहले किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताया था कि वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा, हमको यह बताना है कि उसके नाभिक के चारों तरफ अनेक वृत्तीय कक्षाएं संभव हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। और जिन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उनमें ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। ऊर्जा का उत्सर्जन क्यों नहीं करते? तीसरे पॉइंट में बोर ने बताया कि नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणित होगा, तो यह जो है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। यह हमारा क्या था? बोर का परमाणु मॉडल था। लेकिन बोर का परमाणु मॉडल था तो क्या बोर के परमाणु मॉडल में कोई कमी नहीं थी? बोर के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां भी थी। अब इन कमियों में क्या था कि जैसे जो बोर का परमाणु मॉडल रहा यह कुछ चीज़ों को बताने में असमर्थ रहा। जैसे यह जो इलेक्ट्रॉनों के स्पेक्ट्रम को बताने में असफल रहा, और जब ये स्पेक्ट्रम बता रहा था तो केवल ऐसे परमाणुओं या आयनों के बारे में बता रहा था जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों। यदि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह रही, यह स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म आयनों की व्याख्या, जो स्पेक्ट्रम था उसमें जो है इसकी सूक्ष्म संरचना जो थी, जैसे एक स्पेक्ट्रम कई भागों में जो विभाजित हो जाता है, इसकी व्याख्या करने में असफल रहा। और सबसे बड़ी बात, तीसरी पॉइंट जो आती है, जो सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है कि यह जेमान प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहे। जेमान प्रभाव क्या है? जैसे कोई वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है, क्या कर रही? कोई वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन कर रही है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र में यदि रखा जाता है तो उसकी स्पेक्ट्रम की रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई वस्तु है, यदि इससे विकिरण निकल रही, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जाए? यदि कोई चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए या वैद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए तो यह जो है कई भागों में विभक्त हो जाती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जेमान प्रभाव कहते हैं। अब इस जेमान प्रभाव की व्याख्या करने में बोर का परमाणु मॉडल एकदम फेल रहा। यह बता ही नहीं पाया कि जेमान प्रभाव पे कैसे जो है परमाणु रिएक्ट करते हैं, तो यह इनकी कमियों को माना जाता है। अब इनकी कमियों में हमने देखा कि यह कुछ रैखिक स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि जब कोई भी कण होता है, यदि उसमें ऊर्जा है, वह गति कर रहा है, तो उसमें से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। और यहाँ से उसके रैखिक स्पेक्ट्रम से उसकी ऊर्जा का अंदाज़ा लगाया जाता है, कितनी ऊर्जा है उसका गणितीय मान निकाला जाता है। लेकिन बोर का परमाणु मॉडल इन स्पेक्ट्रमों की व्याख्या करने में असफल रहा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने आज बोर का परमाणु मॉडल पढ़ लिया और उसकी कमियां पढ़ ली। तो बोर का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब हम लोग अगली क्लास में या आगे जो है कोषों और उपकोषों की अवधारणा पढ़ेंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यदि जैसे हमने आपको पढ़ाया
आपको नोट्स तो बनानी पड़ेगी, और नोट्स बनानी पड़ेगी तो इसको आप लोग बनाइए, अपने से बनाइए। यदि नोट्स बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताइए, हम आपको जितना पढ़ाएंगे उतने की नोट्स फ़ोटो खींच के यानी कि उसकी PDF आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप लोग अपने से बना सकते हो तो बहुत ही बेहतर है, जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि आप अपने से नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। एडमिशन जितना जल्दी हो सके ले लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बाकी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।